Consistency today, success tomorrow. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट जेन माइंडसेट ऑफिशियल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन और अलग अलग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने यूरोप का इतिहास बदल दिया। इस वीडियो में आपको मिलेंगे चेक मार्क NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन, चेक मार्क कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, चेक मार्क इम्पोर्टेंट PYQs, चेक मार्क इजी रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिस्ट्री को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। ए फ्लैट शुरू करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से। 18th और 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप में बहुत बड़े पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए। इन बदलावों ने लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। धीरे धीरे फ्रीडम, इक्वालिटी और यूनिटी जैसे नए आइडियाज सामने आए। लोग सिर्फ राजा या एम्पायर के लिए नहीं, बल्कि अपने देश और अपनी पहचान के लिए सोचने लगे। इसी फीलिंग को नेशनलिज्म कहा जाता है। लेकिन आखिर नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म अपने देश के प्रति लव, प्राइड और लॉयल्टी की भावना है। ये लोगों को एक साथ लाता है और देश की यूनिटी, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए इंस्पायर करता है। एक स्ट्रॉन्ग नेशन सिर्फ बॉर्डर से नहीं बनता, बल्कि उसकी शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और आइडेंटिटी से बनता है। ए फ्लैट इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? हम समझेंगे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया कैसे शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री को कैसे बदला, नेपोलियन के रिफॉर्म्स क्या थे, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और बाल्कन रीजन का नेशनलिज्म क्या था, और आखिर में ये भी देखेंगे कि यूरोप के नेशनलिज्म का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए हाई इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें ये भी समझाता है कि किस तरह आइडियाज और यूनिटी मिलकर नए नेशंस का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ, यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। ए फ्लैट समझते हैं कि नेशनलिज्म के आने से पहले यूरोप कैसा था। 18th और 19th सेंचुरी से पहले यूरोप आज की तरह इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड नहीं था। उस समय यूरोप कई किंगडम्स, एम्पायर और छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग किंग्स, क्वींस और एम्परर्स का रूल चलता था। लोग अपने देश से ज्यादा अपने किंग, रूलर या रिलीजन के प्रति लॉयल होते थे। एक यूनाइटेड नेशन की फीलिंग लगभग मौजूद हाई नहीं थी। अगर हम उस समय का पॉलिटिकल मैप देखें तो होली रोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर और स्पेनिश मोनार्की जैसे बड़े एम्पायर यूरोप के अलग अलग हिस्सों पर रूल कर रहे थे। ए फ्लैट बात करते हैं उस वक्त की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स की। सबसे पहली बात, मोनार्कीज और एम्पायर का रूल था। डेमोक्रेसी या पब्लिक पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। दूसरी बात, लोगों की लॉयल्टी अपने रूलर के प्रति होती थी, किसी नेशन के प्रति नहीं। तीसरी बात, रिलीजन लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था और चर्च का भी काफी इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा यूरोप में बहुत सी लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ट्रेडिशंस थी। इसी वजह से एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाई थी। और क्योंकि इतने सारे किंगडम्स और एम्पायर थे, इसलिए टेरिटरी और पावर के लिए लगातार वॉर्स और राइवलरीज भी होती रहती थी। ए फ्लैट अगर आम लोगों की जिंदगी देखें तो ज्यादातर लोग फार्मर्स और लेबरर्स थे। उनके पास पॉलिटिकल डिसीजंस लेने का अधिकार बहुत कम था। दूसरी तरफ किंग्स और नोबल्स एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे, जबकि आम लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल थी। शॉर्ट में याद रखिए, नेशनलिज्म के आने से पहले यूरोप एक पैचवर्क था अलग अलग डिनेस्टीज, किंगडम्स और एम्पायर का। लोग खुद को किसी नेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने रूलर या डायनेस्टी का हिस्सा मानते थे। इसी बैकग्राउंड ने आगे चलकर नेशनलिज्म की सोच को जन्म दिया, जिसने यूरोप की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ए फ्लैट चलिए बढ़ते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ए फ्लैट हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सिर्फ एक देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल दी। इस घटना को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस रेवोल्यूशन ने 3 पावरफुल आइडियाज दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लेकिन सवाल यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों? सबसे पहला रीजन था सोशल इनइक्वालिटी। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। थर्ड स्टेट यानी आम लोगों को भारी टैक्सेस देने पड़ते थे, जबकि प्रिविलेज क्लासेस कई सुविधाओं का आनंद लेती थी।
दूसरा रीजन था इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रांस वॉर्स और रूलर्स की एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग की वजह से कर्ज में डूब चुका था। फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे और आम लोग भूख और गरीबी का सामना कर रहे थे। तीसरा रीजन था पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट। किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी और वो लोगों की प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर रहा था। और चौथा रीजन था एनलाइटनमेंट थिंकर्स। रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर किया। ए फ्लैट देखते हैं इस रेवोल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। The 14th of July 1789 को लोगों ने बास्टील प्रिजन पर हमला किया। ये रॉयल पावर के खिलाफ रिबेलियन का सिंबल बन गया। उसी साल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास हुआ, जिसमें कहा गया कि सभी लोग जन्म से फ्री और इक्वल हैं। 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसने किंग की पावर्स को लिमिट कर दिया। 1792 में मोनार्की को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। इसके बाद 1793-1794 के दौरान रेन ऑफ टेरर आया, जहां हजारों लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। ए फ्लैट सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पहली बार लोगों को ये एहसास दिलाया कि असली पावर किसी किंग में नहीं बल्कि पीपल में होती है। लोग खुद को किंग के सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि फ्रेंच नेशन के सिटीजन समझने लगे। यही से मॉडर्न नेशन का कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ, एक ऐसा ग्रुप जिसके लोग कॉमन टेरिटरी, हिस्ट्री, कल्चर और एस्पिरेशन शेयर करते हैं। इसी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत माना जाता है। ए फ्लैट चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेपोलियन ने यूरोप में नेशनलिज्म को किस तरह इन्फ्लुएंस किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब सवाल था, क्या इन नए आइडियाज को सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित रखा जाएगा? इसी दौरान हिस्ट्री में एंट्री होती है एक महान मिलिट्री लीडर की, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का जन्म 1769 में कॉर्सिका आइलैंड पर हुआ था। अपनी इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्किल्स की वजह से वो बहुत जल्दी फ्रांस का सक्सेसफुल जनरल बन गया। 1799 में उसने फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले ली और 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। लेकिन नेपोलियन सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर हाई नहीं था, उसने यूरोप में कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी किए। इन्हीं रिफॉर्म्स में सबसे फेमस था नेपोलियनिक कोड, जो 1804 में इंट्रोड्यूस किया गया। ए फ्लैट सवाल आता है, नेपोलियनिक कोड था क्या? नेपोलियनिक कोड एक मॉडर्न लीगल सिस्टम था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज पर बेस्ड था। इसका एम था सभी सिटीजन्स के लिए फेयर और इक्वल लॉज बनाना। इस कोड की कुछ सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके अकॉर्डिंग हर सिटीजन कानून की नजर में बराबर था। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी। हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी रखने और उसकी प्रोटेक्शन का अधिकार दिया गया। तीसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लोग अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते थे। चौथा, एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस। नोबिलिटी और स्पेशल क्लासेस को मिलने वाले एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस को खत्म किया गया। पांचवा, सेक्युलर लॉज। कानून रिलीजन के बेसिस पर नहीं बल्कि रीजन और जस्टिस के बेसिस पर बनाए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सपोर्ट फॉर मेरिट। जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज बर्थ के बेसिस पर नहीं बल्कि टैलेंट और हार्ड वर्क के बेसिस पर मिलनी चाहिए। ए फ्लैट देखते हैं इसका इम्पैक्ट। जहां जहां नेपोलियन ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, वहां नेपोलियनिक कोड भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसने यूरोप के कई कंट्रीज को अपने लीगल सिस्टम्स को मॉडर्न और फेयर बनाने के लिए इंस्पायर किया। आज भी दुनिया के कई लीगल सिस्टम्स पर नेपोलियनिक कोड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात याद रखना, नेपोलियन ने इक्वालिटी और लिबर्टी के आइडियाज को यूरोप में स्प्रेड किया, लेकिन साथ ही उसने कई कंट्रीज पर कंट्रोल भी किया। इसी वजह से कई जगहों पर लोगों ने फॉरेन रूल के खिलाफ आवाज उठाई और वहीं से नेशनलिज्म और भी स्ट्रांग होने लगा। पुष्पिन बोर्ड एग्जाम टिप, 1804 नेपोलियनिक कोड और उसकी 5 मेन फीचर्स जरूर याद रखिए। यह टॉपिक MCQs और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फ्लैट चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहां हम देखेंगे कि कैसे नेशनलिज्म की लहर पूरे यूरोप में फैल गई। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ए फ्लैट तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के बारे में पढ़ा। ए फ्लैट देखते हैं कि नेशनलिज्म पूरे यूरोप में कैसे फैला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को समझ आया कि हर इंसान को फ्रीडम, इक्वालिटी और अपनी गवर्नमेंट का अधिकार मिलना चाहिए। धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देशों के लोग अपनी लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री पर गर्व करने लगे।
इसी फीलिंग को नेशनलिज्म कहा जाता है। नेशनलिज्म के बढ़ने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। सबसे पहला था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का मैसेज दिया। दूसरा, लोग एब्सोल्यूट मोनार्की यानी राजाओं की पूरी पावर से परेशान थे। तीसरा, मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ। एजुकेटेड लोग पॉलिटिकल राइट्स और पार्टिसिपेशन चाहते थे। साथ ही लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर को बचाना चाहते थे और एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते थे। नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ देश से प्यार करना नहीं है। इसका मतलब है कि एक नेशन के लोग अपनी कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी के साथ मिलकर अपना फ्यूचर बनाएं। इस मूवमेंट का यूरोप पर बहुत बड़ा असर हुआ। कई पुराने एम्पायर कमजोर हो गए, नए नेशंस बने, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स शुरू हुए और पूरी यूरोप का पॉलिटिकल मैप बदल गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस और पोलैंड जैसे देशों में नेशनलिज्म ने एक नई पहचान दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नेक्स्ट जेन टिप, नेशनलिज्म इक्वल्स यूनिटी जोड़ आइडेंटिटी जोड़ सेल्फ गवर्नमेंट। बस ये फॉर्मूला याद रखोगे तो पूरा टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। चाहिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है रोमांटिसिज्म एंड द नेशन फीलिंग पे। ए फ्लैट तक हमने देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। ए फ्लैट आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग। 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म एक आर्टिस्टिक, लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इस मूवमेंट ने लोगों के अंदर अपने देश, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर और अपनी हिस्ट्री के लिए प्यार और गर्व जगाया। रोमांटिसिज्म का फोकस सिर्फ लॉजिक पर नहीं, बल्कि इमोशंस, इमेजिनेशन और नेचर पर था। राइटर्स और आर्टिस्ट्स मानते थे कि हर नेशन की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। रोमांटिक थिंकर्स ने पोएम्स, नॉवेल्स, पेंटिंग्स और म्यूजिक के थ्रू लोगों में नेशनल फीलिंग को मजबूत किया। उन्होंने फोक सॉन्ग्स और लोकल ट्रेडिशंस को भी प्रिजर्व किया ताकि लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कभी ना भूलें। इस मूवमेंट से लोगों में फ्रीडम और यूनिटी की भावना और भी स्ट्रांग हुई। इसी वजह से कई कंट्रीज में इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन मूवमेंट्स को सपोर्ट मिला। इस टॉपिक के कुछ फेमस थिंकर्स द योहान गॉटफ्रीड हर्डर, योहान वोल्फगैंग गोटे, फ्रांसवा रेने द शैटोब्रियान और लॉर्ड बायरन। इन सब ने अपनी राइटिंग्स और आइडियाज के थ्रू नेशनलिज्म को प्रमोट किया। जर्मनी में पोएट्स और राइटर्स ने जर्मन लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ावा दिया। इटली में आर्टिस्ट्स ने नेशनल प्राइड जगाया। ग्रीस में पोएट्स ने एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री से लोगों को इंस्पायर किया और पोलैंड में लिटरेचर और म्यूजिक ने नेशनल स्पिरिट को जिंदा रखा। याद रखो, रोमांटिसिज्म ने लोगों को सिर्फ अपने देश से प्यार करना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें एक कॉमन आइडेंटिटी और यूनिटी का एहसास भी दिलाया। इसी मूवमेंट ने यूरोप में नेशनलिज्म के राइज की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की। नेक्स्ट जेन टिप, जब इमोशंस और कल्चर एक साथ जुड़ जाते हैं, तभी नेशनल फीलिंग सबसे ज्यादा पावरफुल बनती है। चलिए अब अगले टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को डिटेल में समझते हैं। ए फ्लैट तक हमने समझा कि रोमांटिसिज्म ने लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग कैसे जगाई। ए फ्लैट देखते हैं कि इसी नेशनलिज्म ने जर्मनी को एक देश कैसे बना दिया। 19th सेंचुरी में जर्मनी एक सिंगल कंट्री नहीं था। यह 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और 4 फ्री सिटीज में डिवाइडेड था। इन सब की अपनी गवर्नमेंट्स थी, लेकिन लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री काफी हद तक कॉमन थी। इन सभी स्टेट्स में प्रशिया सबसे पावरफुल स्टेट था। यहीं से जर्मनी को यूनाइट करने की शुरुआत हुई। इस यूनिफिकेशन के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, जो प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उनका मानना था कि जर्मनी को स्पीशीज से नहीं, बल्कि ब्लड एंड आयरन यानी स्ट्रॉन्ग आर्मी और पावरफुल लीडरशिप के थ्रू यूनाइट किया जा सकता है। जर्मनी की यूनिफिकेशन 3 मेजर वॉर्स के थ्रू कंप्लीट हुई। सबसे पहला था वॉर विद डेनमार्क 1864 में। इस वॉर के बाद प्रशिया ने श्लेस्विग और होल्स्टाइन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरा था वॉर विद ऑस्ट्रिया 1866 में। इस विक्ट्री के बाद ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस जर्मन स्टेट से खत्म हो गया। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट था फ्रैंको प्रशियन वॉर यानी वॉर विद फ्रांस 1870-71 में। इस जीत के बाद सदर्न जर्मन स्टेट्स भी प्रशिया के साथ जुड़ गए। आखिरकार 18 जनवरी 1871 को वर्साई पैलेस में विलियम आई को जर्मन एम्परर डिक्लेयर किया गया और इसी के साथ जर्मन एम्पायर का जन्म हुआ। जर्मनी अब एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन बन चुका था। यूरोप का पावर बैलेंस बदल गया और जर्मनी धीरे धीरे यूरोप की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक बन गया। इस यूनिफिकेशन ने यूरोप के कई और देशों को भी इंस्पायर किया कि अगर यूनिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो
तो एक डिवाइडेड नेशन भी एक पावरफुल कंट्री बन सकता है। उंगली से दाहिनी और इशारा याद रखो। लीडर ऑटो वॉन बिस्मार्क यूनिफिकेशन कंप्लीटेड 1871। फर्स्ट जर्मन एम्परर विलियम आई नेक्स्ट जेन टिप। जर्मनी की यूनिफिकेशन से बोर्ड एग्जाम्स में टाइमलाइन और बिस्मार्क का रोल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इन 3 वॉर्स और 1871 की डेट हमेशा याद रखो। चलिए अब अगले टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली को डिटेल में समझते हैं। ए फ्लैग तक हम जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इटली की यूनिफिकेशन की तरफ। 19th सेंचुरी में इटली एक सिंगल कंट्री नहीं था। यह सार्डिनिया, लॉम्बार्डी, वेनिस, किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज और पेपल स्टेट्स जैसे कई छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। इनमें से कई एरियाज पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल भी था। लोग एक यूनाइटेड इटली चाहते थे जहां फ्रीडम हो, यूनिटी हो और अपनी गवर्नमेंट हो। इटली की यूनिफिकेशन में 3 महान लीडर्स का सबसे बड़ा योगदान था। सबसे पहले जुसेप्पे मैत्सीनी, जिन्होंने एक यूनाइटेड और रिपब्लिकन इटली का सपना दिखाया और यूथ को इंस्पायर किया। दूसरे द काउंट कर्वो, सार्डिनिया पीडमोंट के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने डिप्लोमेसी और स्मार्ट अलायंसेस की मदद से इटली को एकजुट करने की स्ट्रेटजी बनाई। और तीसरे द जुसेप्पे गैरिबाल्डी, जिन्हें हीरो ऑफ इटली भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी फेमस रेड शर्ट्स आर्मी के साथ सदर्न इटली को आजाद कराया। ए फ्लैग देखते हैं यूनिफिकेशन के मेन स्टेप्स। सबसे पहले सार्डिनिया पीडमोंट को मजबूत बनाया गया। फिर 1859 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की मदद से जीत मिली। उसके बाद नॉर्दर्न इटली से ऑस्ट्रियन कंट्रोल खत्म हुआ। 1860 में गैरिबाल्डी ने सदर्न इटली को फ्री कराया और आखिर में 1861 में विक्टर एमानुएल II को इटली का पहला किंग बनाया गया और इटली एक यूनाइटेड नेशन बन गया। इटली की यूनिफिकेशन ने यूरोप को ये मैसेज दिया कि जब लोग एक साथ मिलकर अपने देश के लिए काम करते हैं तो बिखरे हुए राज्य भी एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ए फ्लैग तक हम जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ग्रीस लगभग 400 सालों से ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ग्रीक लोगों पर भारी टैक्सेस लगाए जाते थे और उनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को जिंदा रखा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में फ्रीडम और नेशनलिज्म के आइडियाज तेजी से फैलने लगे। इन्हीं आइडियाज ने ग्रीक लोगों को भी इंस्पायर किया और उन्होंने अपनी आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इस मूवमेंट के पीछे कई वजह थी: फ्रीडम की इच्छा, नेशनलिज्म का बढ़ता प्रभाव, ग्रीक चर्च का सपोर्ट और फिलिकी एटेरिया जैसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का योगदान। ए फ्लैग देखते हैं इस वॉर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। द 25th of March 1821 को ग्रीक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। शुरू के कुछ सालों में ग्रीक्स ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की, लेकिन अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनकी मूवमेंट कुछ कमजोर भी पड़ी। 1827 में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने मिलकर बैटल ऑफ नवरिनो में ओटोमन नेवी को हरा दिया। यह वॉर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और आखिरकार 1830 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इस मूवमेंट में थियोडोरस कोलोकोट्रोनीस, ओडिसियस एंड्राउटसोस और योहानिस मक्रियानीस जैसे लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही इंग्लैंड के मशहूर पोएट लॉर्ड बायरन ने भी ग्रीस का सपोर्ट किया और इसी कॉज के लिए अपनी जान तक दे दी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने पूरे यूरोप को ये दिखाया कि नेशनलिज्म और यूनिटी की ताकत से एक देश अपनी आजादी हासिल कर सकता है। इसने यूरोप के कई और देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ए फ्लैग तक हमने देखा कि ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से आजादी कैसे हासिल की। ए फ्लैग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाल्कन रीजन और नेशनलिज्म के बारे में। दोस्तों, बाल्कन रीजन को यूरोप का पाउडर केग ऑफ यूरोप भी कहा जाता था। इस रीजन में सर्ब्स, ग्रीक्स, बल्गेरियंस, रोमेनियंस, अल्बेनियंस और कई अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। सबकी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन अलग था, लेकिन एक सपना कॉमन था: अपनी आजादी और अपनी पहचान। कई सालों तक ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लोगों को ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे और अन पर भारी टैक्सेस लगाए जाते थे। इसी वजह से लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म के आइडियाज बाल्कन रीजन तक भी पहुंच गए।
फ्लैग लोगों को महसूस हुआ कि हर नेशन को अपनी गवर्नमेंट और अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ कई नेशनलिस्ट मूवमेंट्स शुरू हुए। 1804 में सर्बियन अपराइजिंग हुआ। 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ और 1830 तक ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। इसके बाद 1876 में बल्गेरियन अपराइजिंग हुआ और 1878 की ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफानो ने बाल्कन की पॉलिटिक्स को और भी बदल दिया। फिर 1908 का बॉस्निया क्राइसिस और 1912-1913 के बाल्कन वॉर्स ने पूरे यूरोप में टेंशन और बढ़ा दी। इन मूवमेंट्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कई नए इंडिपेंडेंट नेशंस बने और यूरोप का पॉलिटिकल मैप बदल गया। लेकिन इसी राइवलरी और नेशनलिज्म की वजह से यूरोपियन पावर्स के बीच कंपटीशन भी बढ़ता गया। ये टेंशन्स आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेजर रीजंस में से एक बने। याद रखना दोस्तों, बाल्कन रीजन हमें सिखाता है कि जब लोग अपनी आइडेंटिटी, फ्रीडम और यूनिटी के लिए खड़े होते हैं तो वो पूरे इतिहास की डायरेक्शन बदल सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट टाइमलाइन को। जितना भी अभी तक का हमने पढ़ा उतना पूरा हम एक बार इस इम्पोर्टेंट टाइमलाइन से रिवाइज करेंगे। अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टाइमलाइन पर। अगर आपको पूरा चैप्टर सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करना है तो इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1789 से पहले यूरोप बहुत सारे किंगडम्स, एम्पायर और डिनेस्टीज में डिवाइडेड था। लोग अपने किंग और रूलर के प्रति लॉयल थे, किसी नेशन के नहीं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज फैलने लगे और नेशन और सिटीजनशिप की सोच का जन्म हुआ। 1799 से 1815 के बीच नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई हिस्सों में रेवोल्यूशनरी आइडियाज को फैलाया। नेपोलियनिक कोड ने इक्वालिटी बिफोर लॉ और मॉडर्न लीगल सिस्टम को मजबूत बनाया। इसके बाद 1815 से 1848 के दौरान यूरोप में नेशनलिज्म तेजी से बढ़ने लगा। लोग अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी पर गर्व करने लगे और फ्रीडम की डिमांड करने लगे। इसी पीरियड में रोमांटिसिज्म मूवमेंट ने भी नेशनलिज्म को और मजबूत किया। राइटर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्यार और नेशनल फीलिंग जगाई। फिर 1861 में इटली और 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। दोनों कंट्रीज ने यूनिटी और स्ट्रांग लीडरशिप के दम पर एक पावरफुल नेशन का रूप लिया। इसके बाद 1821 से 1830 के बीच ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से आजादी हासिल की और 19th सेंचुरी के एंड में बाल्कन रीजन में नेशनलिज्म बढ़ा, जहां नए नेशंस बने, लेकिन इसी के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हुए। तो दोस्तों, इस पूरी टाइमलाइन से एक बात याद रखिए, नेशनलिज्म ने लोगों को आइडेंटिटी, यूनिटी और फ्रीडम दी। इसने नए नेशन स्टेट्स बनाए, लेकिन कई जगह वाज और राइवलरीज की वजह भी बना। अब आते हैं हम इस चैप्टर के पार्ट पे जो है NCERT के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं और अब आते हैं इस चैप्टर के NCERT इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, जहां हम पूरे चैप्टर को सिर्फ कुछ हाई पॉइंट्स में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने समझा नेशन क्या होता है और यूरोप में नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज को जन्म दिया और नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड के जरिए इन आइडियाज को यूरोप के कई देशों तक पहुंचाया। फिर हमने देखा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रोमांटिसिज्म इन नेशनल फीलिंग और कैसे कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इसके बाद जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने फ्रीडम की नई मिसाल पेश की और बाल्कन रीजन में नेशनलिज्म के कारण कई नए देश बने और बड़े संघर्ष शुरू हुए। और आखिर में इम्पोर्टेंट टाइमलाइन के थ्रू हमने 1789 से लेकर 19th और अर्ली 20th सेंचुरी तक के सारे मेजर इवेंट्स को एक हाई जगह रिवाइज किया। बस इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार ध्यान से रिवाइज कर लो तो पूरा चैप्टर एग्जाम से पहले सिर्फ कुछ हाई मिनट्स में कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर, और अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, कॉमन मिस्टेक्स। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली गलती ये सोचना कि नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में था। दरअसल नेशनलिज्म आइडेंटिटी, यूनिटी, लैंग्वेज और कल्चर से भी जुड़ा हुआ था। दूसरी गलती ये मानना कि नेशनलिज्म 20th सेंचुरी में शुरू हुआ।
असल में इसका विकास 18th और 19th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। कई स्टूडेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट समझते हैं और नेपोलियन को सिर्फ एक कॉन्करर। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों ने इक्वालिटी, लॉ और नेशनलिज्म के आइडियाज को यूरोप भर में फैलाया। रोमांटिसिज्म सिर्फ लव स्टोरीज नहीं था, इसने लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर के जरिए लोगों में नेशनल फीलिंग जगाई। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पीसफुली नहीं हुआ, बल्कि वॉर्स, लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स के थ्रू कंप्लीट हुआ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और बाल्कन रीजन को भी सिर्फ एक सिंपल स्ट्रगल मत समझिए। इन्होंने पूरी यूरोप के नेशनलिज्म को डीपली इन्फ्लुएंस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ डेट्स याद मत कीजिए, हर इवेंट का रीजन, इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस जरूर समझिए। अगर आप इन कॉमन मिस्टेक्स से बच गए तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर आपके लिए बहुत हाई इजी हो जाएगा। ए फ्लैट आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQS। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो सिर्फ चैप्टर पढ़ना ही काफी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। इनमें नेशनलिज्म की डेफिनेशन, जर्मनी की सीक्रेट सोसाइटी और द स्पिरिट ऑफ लॉज जैसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन छोटे क्वेश्चंस को कभी इग्नोर मत करना। उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चंस में नेशनलिज्म के आइडियाज, ग्रीस के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रीजंस और कल्चरल नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। इनके आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने की प्रैक्टिस करो। फिर 4 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट और ओटो वॉन बिस्मार्क के रोल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और 5 मार्क्स क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इटली की यूनिफिकेशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और रोमांटिसिज्म के कंट्रीब्यूशन जैसे लॉन्ग आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोर्स को ध्यान से पढ़ो, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो और उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखो। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ सिंपल टिप्स याद रखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, शॉर्ट आंसर्स पॉइंट्स में लिखो, लॉन्ग आंसर्स में एग्जाम्पल्स जरूर दो। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। बस इतना याद रखो दोस्तों, जितने ज्यादा PYQS सॉल्व करोगे उतना हाई एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर के फाइनल रिवीजन की तरफ। ए फ्लैट, चलिए इस चैप्टर का फाइनल कंक्लूजन और एक छोटा सा मोटिवेशन देखते हैं। तो दोस्तों अब सिर्फ 1 मिनट में पूरे चैप्टर को माइंड मैप की हेल्प से रिवाइज करते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश के प्रति प्यार, गर्व और एकता की भावना। यूरोप में इसका डेवलपमेंट लिबरलिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मिडिल क्लास के राइज की वजह से हुआ। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और बाल्कन रीजन में नेशनलिज्म का राइज। ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के यूनिफिकेशन में और कबो और गैरिबाल्डी ने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। नेशनलिज्म ने यूरोप में नए नेशन स्टेट्स बनाए, लोगों में यूनिटी और आइडेंटिटी की फीलिंग जगाई, लेकिन इसी के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज भी बढ़ गए। बस इतना याद रख लीजिए, ये माइंड मैप पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन है। ए फ्लैट, चलिए क्विक रिवीजन के साथ चैप्टर को और भी फास्ट रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों अब एक बार पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश के प्रति प्यार, गर्व और एकता की भावना। यूरोप में नेशनलिज्म लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से डेवलप हुआ। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स द ग्रीस की इंडिपेंडेंस, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन और बाल्कन रीजन में नेशनलिज्म का राइज। याद रखिए, ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के यूनिफिकेशन में और कबो और गैरिबाल्डी ने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। एग्जाम के लिए टाइमलाइन और की टर्म्स को जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ए फ्लैट, चलिए इस चैप्टर का फाइनल कंक्लूजन और एक छोटा सा मोटिवेशन देखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हमने जाना कि नेशनलिज्म ने यूरोप का इतिहास बदल दिया। इसने कई देशों को एकजुट किया, लेकिन कुछ जगहों पर संघर्ष भी हुआ। याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे सीखकर अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ अथर और आप देख रहे द नेक्स्ट जेन माइंडसेट ऑफिशियल। Keep learning, keep growing, keep winning. Thank you.